भोपाल में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर साहिबजादों को किया नमन। कहा, साहिबजादों का त्याग देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। राज्य मंत्री कृष्ण गौड़ ने आयोजित की प्रेस वार्ता। विभाग के 2 साल की उपलब्धियों की दी जानकारी। पत्रकारों के सामने अगले 3 साल का विजन किया पेश। बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने की प्रेस वार्ता। विभाग के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश। प्रदेश में विकास के हर क्षेत्र में तेजी से हुआ है काम। छिंदवाड़ा में एससीबी आरक्षण विषय पर जिला स्तरीय बैठक। बंजारा समाज के वरिष्ठ जनों ने रखे अपने विचार। 25 सदस्यों की जिला एससीबी आरक्षण समिति का गठन। सीहोर में ट्राइडेंट कंपनी के सोलर प्लांट में केबल चोरी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी का माल 1.5 लाख रुपए और कार जब्त। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मंत्री विश्वास सारंग ने अपने जन्मदिन पर सभी मित्रों और शुभ चिंतक से अपील की। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि किसी भी तरह से पैसा लगाकर जन्मदिन की बधाई ना दें। जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पर्यावरण संरक्षण हम सभी का दायित्व है। 29 दिसंबर को जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। सभी शुभकामनाएं वर्चुअल तरीके से दें। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने अशोकनगर में स्टोरिया आजाद खान पर कार्रवाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि अशोकनगर में आजाद खान पर सख्त कार्रवाई सरकार ने की है। सट्टा और गैरकानूनी काम करने वाले आजाद खान पर कार्रवाई हुई। आजाद खान द्वारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाने की जानकारी मिली है। जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच शुरू है तब तक ट्रांजैक्शन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, कांग्रेस कभी सृजन का काम नहीं करती। कांग्रेस केवल विध्वंस का काम करती है, और जो विध्वंस का काम देश के लिए करते हैं उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उसे केवल ऐशो आराम की राजनीति करना। उनको संगठन से, अनुशासन से, संयम से कोई लेना देना नहीं है। ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन चुनाव में करना चाहते हैं, ना पार्टी में करना चाहते हैं। कांग्रेस तार-तार है, संगठन तार-तार है। कांग्रेस केवल नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में भ्रष्टाचार करके नेहरू परिवार केवल ऐशो आराम की राजनीति करना चाहता है। मैं मेरे सभी मित्रों को, शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने निश्चित किया है कि मैं इस बार भी जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मैं भोपाल में नहीं रहूंगा। पहले भी मैंने ये निवेदन किया था कि मुझे जो भी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं वो वर्चुअल तरीके से दे। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे वो शुभकामनाएं दें, क्योंकि ये बात भी मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप सबकी शुभकामनाएं मुझे मिलती रहें। परंतु मैंने ये निश्चित किया है कि मैं सार्वजनिक रूप से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केवल वर्चुअल तरीके से जन्मदिन मनाऊंगा। विगत दिनों आजाद खान नाम के व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की गई। वो अनर्गल कार्यों में संलिप्त था। सट्टे से लेकर बाकी सभी गैर कानूनी कार्य करने वाला आजाद खान, उस पर सख्त कार्रवाई हुई। और हमें ये भी ज्ञात हुआ कि वो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता है। प्रदेश की जानी मानी गौशालाओं में लगातार हो रही गायों की मौतों को लेकर पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान सामने आ चुका है, जिसे लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। मंत्री लखन पटेल का कहना है कि गौशालाओं में गायों की मौत किसी बीमारी या लापरवाही की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनकी अधिक उम्र के कारण हो रही है। मंत्री का यह बयान सामने आते ही विपक्ष ने इसे गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन करार दिया। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि मौतें उम्र
उम्र के कारण हो रही हैं तो सरकार को उनके बेहतर इलाज और देखभाल की व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अमूल दूध के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी पशुपालन मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि अमूल के आने से प्रदेश की सांची दूध को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दोनों ब्रांड अपने अपने स्तर पर काम करेंगे और इससे दुग्ध उत्पादों के लाभ भी मिलेंगे। वहीं बताते चले शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष आधुनिक लैब स्थापित भी की जा रही है। इस लैब में नकली और असली दूध की आसानी से पहचान भी की जा सकेगी, जिससे उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध मिलेगा और मिलावट पर प्रभावी रोक लगेगी। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी अपने सरकार के 2 वर्ष पूरे करे हैं। उनके कार्यकाल में कितने काम हुए, इसका लेखा जोखा उन्होंने प्रेस वार्ताओं के माध्यम से सभी को बताया है, मध्य प्रदेश की जनता को बताया है। और अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को ये आदेश दिए हैं कि वे प्रेस वार्ता करें, अपने अपने विभाग का पूरा जो 2 साल का ब्यौरा है, जो लेखा जोखा है, वो प्रेस वार्ता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचाए। देखिए, अभी क्या हुआ है, एक्चुअली मैं बहुत बताना चाहता हूं। अभी हमने 92 तो पिछली बार पदस्थापना की डॉक्टर्स की, और करीब 400 पहले किए थे। 321 अभी पिछले महीने हमने आदेश जारी किए हैं, और आने वाले अभी 1 महीने के अंदर लगभग 150 ABF और हम पोस्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट उठाना थी तो उसमें वो अभी 5 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे, तो 1 महीने का समय लगेगा। सर, पर इतने सारी गौवंश है, उन पे एक पशु चिकित्सक, सर वर्तमान में किस तरह की व्यवस्था चल रही है? मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जितने हमारे पास होने चाहिए उतनी उस रेशियो में हमारे पास कम है। और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। उनने खुद हमसे कहा है कि आप पूरा निकालिए, कितने आपको और पदों की जरूरत है, आप प्लान करिए, हम उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। और चूंकि देखिए, ये विभाग का काम बढ़ रहा है, इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। नीचे तक लोगों को भी बात समझ आ रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से GDP का बहुत बड़ा हिस्सा होगा पशुपालन। हम आज एग्रीकल्चर को जो जिस तरीके से देखते हैं, मैक्सिमम पे है एग्रीकल्चर जी। और आज अगर हमको आय बढ़ाना है, किसान की आय बढ़ाना है, तो हमको दुग्ध उत्पादन पर जाना पड़ेगा, फिशरीज पर हमको जाना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर पर हमको जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा हिस्सा है जो लोगों के जुड़ा हुआ है, और हम पेरेंटली करते आ रहे हैं उसको। तो लोगों को ज्यादा कुछ लगता नहीं, किसान खुद उसको अडॉप्ट करता है। लेकिन किसान को भी ये बात समझना पड़ेगी कि ये एक साइड बिजनेस नहीं है। ये इसको जब तक हम व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हमको उतना लाभ नहीं होगा जितना हमको होना चाहिए। तो वो हम अभी दुग्ध संपर्क अभियान के तहत हम यही बात लोगों को बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से करना चाहिए, कम लागत में अधिक उत्पादन लें, जिससे हमारी आय भी बढ़े, हमारी लागत कम हो। और एक और महत्वपूर्ण योजना, जैसा हम सब जानते हैं कि आज निराश्रित गौवंश जो पूरा सड़कों पर है, उसको व्यवस्थित करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक योजना बनाई है, स्वावलंबी गौशाला योजना, जो कि हमारे अभी 29 तारीख को उसका टेंडर 20 जगह हमने अभी निकाला है, और 29 तारीख को उसके अंतिम तारीख है, जिसमें पूरी संभावना है कि प्रदेश से कई जगह से लोग आकर के उसमें PPP मॉडल में काम करने को तैयार हैं। उस योजना में बहुत विस्तार से तो नहीं जाना, आपके पास सब उपलब्धता है। हम लोग मिनिमम 5000 गौवंश उसमें रखने की व्यवस्था होगी, जिसमें 30% वो दुधारू जानवर भी रख सकेगा, पशु भी रख सकेगा वहां पर। अभी जैसे मैंने बताया कि 20 अभी हमने टेंडर जारी किए, 20 जगह, 19 जिलों में 20 जगह हमने अभी स्थान चिन्हित करके और टेंडर जारी किए हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा जो अभी मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 9% है, उसको बढ़ाकर 20% ले जाने का जो लक्ष्य रखा है, वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि अभी NDDB के माध्यम से जो हमने पिछली बार अप्रैल के माह में हमारे यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने MOU हुआ था, उसके परिणाम अब हमको दिखने लग गए। जैसा पहले लगभग 9 लाख लीटर प्रतिदिन हम दुग्ध कलेक्शन करते थे,
अब वो आज की तारीख में बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन हो गया, जिसका लक्ष्य आने वाले 3 वर्षों में हमने लगभग 36 लाख लीटर 33 लाख लीटर का लक्ष्य रखा है। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो समितियां, दुग्ध समितियां पहले कुछ काम कर रही थी, कुछ डिफेक्ट थी, उनको भी ठीक किया गया और 900 के से अधिक समितियां फिर से काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कि हमने जो बताया कि दूध कलेक्शन बढ़ा है और बाकी हम और समितियां बना करके और उनको लगभग आने वाले 3 वर्षों में इसको हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जिला मुख्यालय सभाकक्ष में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट द्वारा कलेक्टर मृणाल मीणा एवं बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से आरसी पटेल, संभागीय क्षेत्राधिकारी जबलपुर संभाग और मेंटर अफसर शीर्ष बैंक मुख्यालय भोपाल अभिनव सिंह बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जेएसके बैंक बालाघाट पी जोशी, प्रबंधक लेखा उपस्थित रहे। बताते चले जिले की 126 बी पैक्स समितियों द्वारा कंप्यूटराइजेशन के क्षेत्र में ऑनलाइन कार्य कर रही हैं, जिससे किसानों द्वारा समितियों के माध्यम से किए जाने वाले सम व्यवहार करने के उपरांत उन्हें कंप्यूटराइजेशन परिचय प्रदाय किए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता आ रही है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि बालाघाट जिला पैक्स कंप्यूटराइजेशन में प्रदेश के प्रथम स्थान पर कायम है, जिसके चलते मनशासन अधिकारियों द्वारा उपस्थित शाखा प्रबंधकों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की प्रशंसा की गई है। मैं आरसी पटेल हूँ। मैं यहाँ प्रेस बैंक में एज ए मेंटर ऑफिसर बालाघाट बैंक के लिए मुझे अपॉइंट किया है। यहाँ चूंकि एक नए सीईओ की भर्ती हुई है, मध्य प्रदेश के करीब काफी कुछ जिलों में 18-19 जिलों में नए सीईओ की भर्ती अपॉइंट किया गया है, तो इनको बैंक सही दिशा में काम करे, इसके लिए इनके द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर इनको मार्गदर्शन देने के लिए एवं बैंकिंग व्यवस्था में जो कोर एरियाज में कैसे काम किया जाता है, इस हिसाब से एक सामान्य प्रशिक्षण निर्देशित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। और जिले के सभी शाखा प्रबंधकों को वर्तमान में जो ऋण वसूली, डिपॉजिट और ऋण वितरण और अन्य बैंकिंग कार्यों के संबंध में आवश्यक इनको दिशा निर्देश जारी करने के लिए मैं उपस्थित हुआ। उनको मेरे द्वारा एक प्रशिक्षण के रूप में और निर्देशित करने के रूप में मेरे द्वारा दिया गया। 5 जनवरी को सिवनी में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में सीएम से मिलने की रूपरेखा बनेगी। वर्षों उपेक्षा का दंश झेल रहे ग्रामीण पटेल कल्याण संघ प्रदेश सरकार से खासा नाराज है, जिन्होंने ग्रामीण पटेलों के अधिकार समाप्त करने और उन्हें मानदेय सहित अन्य सेवाओं से मुक्त करने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। जिन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण पटेल कल्याण संघ के बैनर तले वहर के तहसील कार्यालय समक्ष एक बैठक का आयोजन कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पटेलों को उनके अधिकार देने, पटेलों को पूर्व में दिया गया मान सम्मान द्वारा दिलाने और पटेलों के महत्व को बरकरार रखते हुए उनकी समस्त मांगे जल्द से जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। आपको बताते चले सीएम आवास पर यह नई रणनीति बनाई गई है। वहीं लगातार जो है वो बड़ी खबरें आ रही हैं कि 5 जनवरी को सिवनी में आयोजित ये प्रदेश स्तरीय बैठक में सीएम से मिलने कई जो है वो बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। आपको बताते चले वर्षोपेक्षा का दंश झेल रहे ग्रामीण पटेल कल्याण संघ प्रदेश सरकार से खासा नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते ये बड़ा कदम यहां पर उठाया जा रहा है। ग्रामीण पटेलों के अधिकार समाप्त करने, उन्हें मानदेय सहित अन्य सेवाओं से मुक्त करने पर अपनी नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया गया है। आपको बताते चले अधिकार नहीं मिलने पर पटेलों की नाराजगी देखने को मिली है। ग्रामीण कल्याण पटेल संघ के तत्वाधान में सभी पटेलों की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे। यहाँ पर सभी पटेलों का भरपूर प्यार मिला और सभी पटेल लोग बढ़ चढ़कर मीटिंग में हिस्सा लिए। सबसे पहले गर्व की बात यह है कि आज हम 180 साल पुरानी बिल्डिंग में मिश्रा जी के साथ खड़े हैं और गौरवान्वित हुए हैं। इसके लिए हम मिश्रा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने काम में स्वस्थ रहें। हम
मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हमारी मांग शीघ्र पूरी करें। हम पटेल संगठन पूरी एकता के साथ में अपनी बातों को आज मीडिया के सामने रख रहे हैं और आने वाले समय में हमारी बहुत बड़ी मीटिंग सिवनी डिस्ट्रिक्ट में होगी, जहां पर पूरे प्रांत के पटेल उपस्थित रहेंगे। वहां पर हम लोग फैसला करेंगे कि शासन के पास कब ज्ञापन सौंपना है और कब पटेल संघ का आंदोलन करना है। पटेल संघ बेरुंदा ब्लॉक के लाड़कोई परिक्षेत्र अंतर्गत बीट निमोटा के गादल्य सुआपानी वन क्षेत्र से वन माफिया की दबंगाई देखने को मिली, जहां वन माफियों द्वारा रिवॉल्वर की नोक पर वन अमले से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर ले गए, तो वहीं पीछे कर रहे विभाग के वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया गया। दरअसल वन परिक्षेत्र लाटकोई में इन दिनों वन माफियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। लाटकोई परिक्षेत्र अंतर्गत बीट निमोटा के गादल्य खुआपानी संक्षेत्र द्वारा रिवॉल्वर की नोक पर वन अमले से ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर जब भाग रहे थे, तब सूचना के बाद इनका पीछा कर वनकर्मी पर वन माफियों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। आखिरकार वन अमले ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मेरा नाम नरेंद्र राजपूत है। मैं अभी वर्तमान में लाड़कोई वन परिक्षेत्र के बीट रफीकगंज में पदस्थ हूं। जैसा कि कल हमें शाम के समय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग बीट रफीकगंज में अवैध कटाई कर रहे हैं, तो जिसकी हमने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और एक दल गठित करके हम मौके पर पहुंचे, तो हमने देखा कि कुछ लोग वहां पर अवैध कटाई कर रहे हैं। हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो वहां से ट्रैक्टर ट्राली लेकर भागने लगे, और जब हमने उनको सामने से रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ा के मुझे कुचलने की कोशिश की और वो वहां से भाग निकले। उसके बाद हमने जो पीछे रह गए 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा पीछा करके, और उनके जो नाम हैं वो राजवीर सिंह जाट, पिता शिवराम जाट निवासी निमोटा, और एक अन्य व्यक्ति जो है उनके साथ में जो बता रहा है कि मैं उनके यहाँ पर हाली का कार्य करता हूँ, उसका नाम श्रीनिवास पिता रामकरण जाति गोंड निवासी निमोटा है। और इसके आपने वरिष्ठ लोगों को बताया गया है? जी, इसकी पूरी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दी है और उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु आपको वरिष्ठ द्वारा बता दिया जाएगा। शासकीय प्राथमिक शाला अलना का भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त होने के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जर्जर और क्षतिग्रस्त भवन होने के कारण बच्चे भवन के बाहर खुले में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। क्षेत्र की जनता ने नवनिर्मित भवन निर्माण को लेकर अनेक वर्षों से मांग की जा रही है, फिर भी नवनिर्मित भवन नहीं बना है। ग्राम पंचायत अलना के क्षेत्रवासियों ने सरकार से नए भवन बनवाने की मांग भी की है। हम मौजूद है प्राथमिक शाला अलना में। यहाँ का जो स्कूल है बिल्कुल ही खंडर में तब्दील हो गया है और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बाहर रहकर यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर है। इस क्षेत्र की जनता ने अनेक बार जिम्मेदार विभाग से स्कूल जो क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है इस समस्या से अवगत कराया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर आज भी वैसे ही हालत है स्कूलों की और बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, बच्चे बाहर बैठकर यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर है। इस क्षेत्र की जनता यहाँ पर नवनिर्मित स्कूल भवन की मांग कर रही है। ग्राम पंचायत अलना का जो प्राथमिक शाला है बहुत ज्यादा दरदर स्थिति में है। हमारे बच्चे बारिश में भी और सूखे दिन में भी बाहर स्कूल लगा रहे हैं, बाहर क्लास लगा रहे हैं। सब लोग ऊपर से छिलका छुटक रहा है, बच्चों के सर पे गिरे जा रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमारे प्राथमिक शाला जल्दी से जल्दी भवन दे तो हमारे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। अब मांगे तो यही है सर कि हमारे यहाँ स्कूल बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से यहाँ आप भी पढ़ा रहे हैं कि 4 सालों से स्कूल बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है और बच्चों को अंदर बैठाने के लिए डर लगता है और बच्चे भी खुद वहाँ अंदर जाने के लिए डरते हैं ताकि बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर ना जाए करके। और उसके जो प्लास्टर है वो भी उधड़ उधड़ के उसके जो है वो नीचे गिरता रहता है, तो बच्चों को भी डर रहता है कि हम क्लास में बैठ के कैसे पढ़ाई करें। समस्या ये है, प्राथमिक शाला भवन की समस्या है। मैं सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं सरपंच ग्राम पंचायत अलना। हमने स्कूल की समस्या है
हमने शासन प्रशासन से कई बार मांगे, यहाँ तक कि सरपंच के लेटर पेड पे भी कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर महोदय ने जनसुनवाई में भी कलेक्टर महोदय को दिए। बस कलेक्टर महोदय भी यही बोले कि बस अब आपका भवन स्वीकृत हो जाएगा। गुना में पहली बार नॉकआउट टर्फ टेकरी रोड क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज गुना कल्चर टीम ने किया है, जिसमें 8 टीम भाग ले रही हैं। इसमें फर्स्ट प्राइज 5100 रुपए रखा गया है। तो जय श्री राम गुना वालों, कैसे आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है, कल 28 दिसंबर को हमारे गुना में होने जा रहा है अंडर-16 टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसका आयोजित करा है गुना कल्चर टीम के द्वारा। इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया। इसकी प्रथम प्राइज है 5100 रुपए। इस टूर्नामेंट में हमारे स्पॉन्सर जी राजविलास होटल ने, लड्डू बीट्स, यंग चॉइस, द्वारका म्यूजिक शॉप, शिवम फोटोग्राफी। और गुना वाला मेरी आप सभी से विनती कि आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, हमारे इस टूर्नामेंट को सफल बनाए। इसकी प्राइज क्या रखी गई है? फर्स्ट प्राइज 5100 रुपए प्रथम प्राइज है। और सेकंड प्राइज? सेकंड प्राइज अभी तैयार नहीं है, अभी ट्रॉफी रखी। कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है इसको? गुना कल्चर टीम के द्वारा। क्या नाम है आपका? जयंत कुशवाहा। मोहन बड़ोदिया में आगामी 1 जनवरी को विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू सम्मेलन की जगह की साफ सफाई का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। साफ सफाई के साथ साथ ग्राउंड में हिंदू समाजजन द्वारा श्रमदान कर सम्मेलन की जगह की सफाई भी की गई। इसी दौरान दिनेश कुमार कलमोदिया ने मीडिया से चर्चा कर जानकारी भी दी। श्री राम। खंड मोहन बड़ोदिया के मंडल मटेवा का हिंदू सम्मेलन, जो कि 1 जनवरी 2026 को निश्चित हुआ है, उसके निमित्त आज मोहन बड़ोदिया सरस्वती शिशु मंदिर के सामने पूरा ग्राउंड की सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। और शाजापुर जिले का सर्वप्रथम मोहन बड़ोदिया के मंडल मटेवा का हिंदू सम्मेलन आयोजित होना है। इसमें समस्त धर्म परिवारों से विशेष आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और योजनाबद्ध तरीके से सारी कोई अव्यवस्था ना हो, इस हिसाब से सारा को जैसे मोहन बड़ोदिया खंड में एक मार्गदर्शक समिति बनाई गई है, उसमें खंड संयोजक, खंड सह संयोजक ऐसे करके और लगभग कोषाध्यक्ष, सचिव, 24 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार कलमोदिया। भारतीय किसान संघ से जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है और मार्गदर्शक खंड समिति का संयोजक ऐसा जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख पंथ के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के वीर साहिबजादों को कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म, सत्य, न्याय एवं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए साहिबजादों द्वारा दिया गया अमर बलिदान युगों युगों तक जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करता रहेगा। इसके साथ ही कहा गया कि साहिबजादों का त्याग और शौर्य देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बना सकते, हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उपती कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं उनके बारे में, कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े केवल क्या शर्त थी? केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। तो चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं है तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं मान रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जिसने ना बोल दिया उसके साथ क्या बीती है, ये किसने छूट दे दी है? ऐसे कैसे होना चाहिए? और अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए? मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद, जिनने कहा कि आज के दिन वास्तव में पूरा देश, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के मनाए
आने वाले समय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जो दीजिए इजाजत, नमस्कार।